नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग एलआईसी नाम से जानते हैं। तो फाइनली इस कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो रिजल्ट किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस में डेटा दिखा दूँ तो कंपनी देखिए 7,80,000 करोड़ के आसपास पिछले बार सेल्स था। इस बार वो बढ़ के 8 लाख हो चुके हैं। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 34,000 करोड़ से 44,000 करोड़ देखने को मिला। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एक्चुअली वो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर आपको नेट प्रॉफिट दिखा दूँ 36,300 से 40,300 करोड़ तक नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। 57 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर से 63 रुपीज़ हो चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा है। अब इतना बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न भी है। पहले बता दूँ कंपनी के पास अगर प्रोमोटर की हिस्सेदारी दिखा दूँ, मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्रोमोटर की हिस्सेदारी के बारे में बात करूँ तो 96% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। बाकी देखिए पब्लिक के पास 2.94% और बाकी इंस्टीट्यूशन के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग है। तो एक गुड अपडेट है कि जल्द से जल्द कंपनी के ओएफएस कंपनी लेके आने वाले थे। तो सेबी ने मतलब एक अनाउंसमेंट किया कि कंपनी को इतना जल्द से जल्द ओएफएस नहीं लेके आना है। अगर लेके आना भी है तो 10% वो उसको माल बेचना पड़ेगा। तो 10% उसको माल बेचना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ अपडेट दिया गया। आप देख सकते हैं एलआईसी स्टॉक कैन रैली अप टू 20% आफ्टर द सेबी 3 इयर्स एक्सटेंशन। मतलब 3 साल अभी बढ़ा दिया गया है। अचीव 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो मतलब पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग बढ़ाना है वो 3 साल बढ़ा दिया गया और वो भी 10% पब्लिक का शेयर होल्डिंग बेचना पड़ सकता है, वो भी 3 साल के लिए। और यही कारण की वजह से शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। क्योंकि देखिए 3 साल के अंदर 10% माल बेचा जाएगा तो पब्लिक माल खरीदारी करेंगे और पब्लिक खरीदारी करेंगे तो शेयर में एक जंप देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्रोमोटर जो होल्डिंग करके रखे हैं तो उस होल्डिंग तो वो बाय सेल नहीं कर सकते। तो बाय सेल होगा नहीं तो शेयर भागेंगे कैसे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन को माल को बेचना होगा, मतलब सॉरी प्रोमोटर को माल को बेचना होगा और उसी माल को पब्लिक खरीदारी करेंगे। तो पब्लिक मतलब यहाँ पे सिर्फ पब्लिक के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था इसके ऊपर दो तरीके से ट्रेड बना। पहले ट्रेड बना जो यहाँ पे देखिए एक रेंज बना और वो रेंज कंटिन्यूसली बाइंग रेंज बने और कंटिन्यूसली बाइंग रेंज के बेसिस में 22% के आसपास कंपनी के रेंज बने। तो जब भी यहाँ पे रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एंटी बना और रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से एक बार रिटेस्ट किया और मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया। यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था, एक रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेक किया तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ से होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कहाँ तक जाने का चांसेस है, जो लेवल बन के आ रहा है करीबन 1145 रुपीज़ के आसपास। अगर इस लेवल तक गए तो मुझे 22% के आसपास रिटर्न मिलेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और मैंने इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से काम कर रहा हूँ वो दो तरीके से सिचुएशन है। पहले एक ए ट्रेड है, उससे पहले और एक ट्रेड था। वो ट्रेड कुछ काफ़ी ध्यान पैटर्न्स का तो बिग जैसे जर्नी के हिसाब से कब बना, उसके बाद हैंडल बटन क्रिएट हुआ और काफ़ी ध्यान पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे फाइनली यहाँ पे एंटी हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी ऊपर तक गए तो कहाँ तक मेरा टारगेट लेने का चांसेस है। जो फर्स्ट एंट्री था उसका मेरा टारगेट है 1256 55 56 रुपीज़ के आसपास। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 41% के आसपास। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। तो बेसिकली टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है और टाटा स्टील एक ऐसे कंपनी है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक चेन सिस्टम के माध्यम से काम कर रहा है। अभी चेन सिस्टम माध्यम क्या है, अगर मैं बता दूं टाटा स्टील का काम क्या है, आप ध्यान से देखना। टाटा स्टील लिमिटेड इज एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 19 सेंचुरीज में 1907 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था और द कंपनी हैज प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन। यहाँ पे देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, चेन सिस्टम के माध्यम से कंपनी बिजनेस कर रहा है। स्टील का मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग आयरन ऑरी एंड कोल टू प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब कंपनी हर काम कर रहा है जो स्टील को बेचने के लिए। मतलब माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग के लेकर साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर प्रोडक्ट फिनिश तक
सारे प्रोडक्ट टाटा स्टील खुद कर रहा है। तो इसका मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर ही पूरा का पूरा चेन सिस्टम के माध्यम से प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, उसके बाद कस्टमर को बेचा जा रहा है। तो डायरेक्टली इस कंपनी को एक फायदा मिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर कंपनी के फायदा मिला है, सब कुछ मान लेता हूँ, अगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो इतना वोलेटिलिटी क्यों है? देखिए, इतना वोलेटिलिटी होने के पीछे एक ही रीज़न है, वो रीज़न है इस सेक्टर में जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते हैं, वो ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ग्लोबली मार्केट में अगर डिमांड कम हो गया, तो इस कंपनी का हालत थोड़ा-सा बिगड़ सकते हैं। अगर डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो डिमांड बढ़ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल जाता है। तो कोविड के बाद इस कंपनी का वो धमाका परफॉर्मेंस हुआ। कोविड के टाइम में ₹25 का शेयर था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं ₹180 के आसपास। तो बेसिकली कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी इस बार थोड़ा-सा रिजल्ट खराब आने का चांसेस है। अभी खराब क्यों आएगा? मैं बता दूँ आपको, कंपनी के पिछली बार एक बिग लॉसेस हुआ था, क्वार्टर 2 में कंपनी का बिग लॉसेस हुआ था, वो करीबन 6,500 करोड़ के आसपास। तो लोग चिंता में पड़ गए कि इतना लॉसेस क्यों हो गया? बेसिकली कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं था। क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 हर जगह पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में था, तो कंपनी की इतना लॉस कहाँ पे हुआ? एक्चुअली कंपनी का जो आधा से इनकम है, वहाँ पे कंपनी का 6,500 करोड़ का लॉसेस हुआ और यही कारण की वजह से शेयर में एक बिग मतलब सेल ऑफ देखने को मिला, मतलब प्रेशराइज देखने को मिला। अभी इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, वो अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो रिजल्ट 29th ऑफ मई इस दिन में रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद ही मैं आपको डिस्कशन करूंगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। उससे पहले गुड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज में एक चीज़ों को यहाँ पे नोटिस आपको करना होगा कि कंपनी इस बार कितना फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। देखिए, कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज में पिछले बार 10,500 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया था। 2021 में 6,900 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया था और इस बार सारे रिकॉर्ड को तोड़कर हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट परचेज किए लास्ट 5 ईयर्स में 14,140 करोड़। तो कंपनी जब फिक्स्ड एसेट को ज़्यादा परचेज करते हैं, इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक मज़ेदार चीज़ आपको ये भी बता दूं, कंपनी यहाँ पे जो कर्जा लिया, कंपनी का करंट जो कर्जा है वो कितना है? देखिए, प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स कंपनी इस बार 16,700 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। तो बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि इतना कर्जा लिया, कंपनी इतना कर्जा ले रहा है, कंपनी पेमेंट तो कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स मतलब कंपनी कर्जे को रीपेमेंट भी करते चले जा रहे हैं। तो एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए कि सारे पॉइंट्स को वो सामने रखते हैं, मतलब इजीली वो सामने रखते हैं, सब कुछ क्लियर कट रखते हुए आगे बढ़ रहा है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि टाटा स्टील के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो जहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिला था, वो कुछ शानदार तरीके से ट्रेड मिला, एक बिग लंबा सा एक जर्नी के ट्रेड मिला। वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर क्या बना, एक कफ विद इंडिपेंडेंस बना। तो कफ विद इंडिपेंडेंस बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी इस कैंडल ने किया। जब रिटेस्ट किया तब एंटी बना। एंटी बनने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अभी टाइम लगेगा हायर लेवल तक जाने में, करीबन 210 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट है। इस टारगेट पाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, इसके लिए मैं स्टडी करूंगा और कंटिन्यू भी जरूर करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। देखिए, बहुत दिनों से एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ और एचडीएफसी बैंक में मुझे जो ट्रेड मिला वो मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया, और मैंने आपको बार बार मैं आपको चीख चीख कर बोल रहा था कि अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले तो इसका फ़ायदा हमेशा हर किसी को उठाना चाहिए। देखिए, ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, वॉरेन बफेट जी ने खुद कहा कि आपको हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सामने रखते हुए और साथ ही साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से काम करना होगा। अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बेस्ट कंपनी है, और बेस्ट कंपनी मतलब शानदार कंपनी है और टॉप लीडर कंपनी है, और उस कंपनी का 100 रुपीज़ में शेयर शेयर चल रहा था, वो आज 80 में आपको मिला है। तो यही होता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट में, आपको अच्छे कंपनी सस्ते में मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आपको सस्ते में मिला है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा शायद ना मिले। तो कंपनी के ऊपर मैं बार बार बोल रहा था कि कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि आरओसी आरओई के हिसाब से बेस्ट आरओई देखने को मिलेगा। इनकम के लिए कोई मतलब बोलने का जरूरत नहीं है। और कंपनी हाईएस्ट कर्जा लिया, इस बार हाईएस्ट कर्जा लिया, और कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का पी रेशियो 5 साल में नोटिस करेंगे, कोविड के टाइम में जो पी रेशियो लो था कितना था, 16.9, और उसी लेवल को भी ब्रेक डाउन करके नीचे आए थे 15 के आसपास। तो अभी भी देखिए वही लेवल में है जो लेवल कोविड में टाइम में था। तो कोविड के टाइम से अगर
वो फिर से इस हाई लेवल तक गए, 30 तक गए, तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का कर्जा। कंपनी इस बार हाईएस्ट कर्जा उठाया करीबन 21 लाख करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि कंपनी का कर्जा इतना ज़्यादा है, तो क्या कंपनी सस्टेन कर पाएंगे? तो उसको सस्टेन करने का डेटा अगर देखना है तो आपको कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। देखिए कंपनी इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले सालों की तुलना से कई गुना ज़्यादा है। 12,600 करोड़ से 18,000 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया और इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जब बिग क्रैश हुआ था तब आरएसआई स्ट्रेटेजीज के बेसिस में एक एंटी बना था और उस एंटी बनने के बाद यहाँ पे देखिए एक टारगेट मिला 78 डेज में करीबन 4.5% का टारगेट मिला। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, फिर भी जो जब नीचे आए थे तब मैंने आपको बोला था कि इस लेवल में मैं एंटी लूंगा और एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ, कुछ इस तरीके से लेवल से अगर टारगेट तो देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 से 12% के आसपास टारगेट मिला। तो देखिए अभी मैं एक डेटा के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पैटर्न्स बनने जा रहा है। वो पैटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, एक कप विद हैंड। पहले क्या बन रहा है, एक कप बन रहा है, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना, फिर से एक छोटा सा हैंडल बनने जा रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करें तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे बन सकते हैं। इसके लिए मैं तैयार हूँ। आपके क्या ओपिनियन होगा इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो बेसिकली पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द आने वाला है। इसका स्प्लिट किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, तो कितने परसेंटेज मतलब कितने रेशियोज के बेस ब्रेक किया जाएगा अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया है। तो जब डिस्कशन होगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और वॉच करिए। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।